राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब से हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 से। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, जबकि 2009 में आया था। ठीक, 1 अप्रैल 2010 से। दी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 86वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 86 2002 के अंदर, और एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ जिसको आर्टिकल 21A कहते हैं। ठीक, जिसके तहत ये बात हुई कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, बीएड वाले अभी तो अलाउड नहीं है पीआरटी में, केवीएस में तो अलाउड है, D2+B में नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है, ये उसका मौलिक अधिकार है कि आप उसको वंचित नहीं रख सकते स्कूल से। माँ बाप भी अगर ऐसा करते हैं, वो स्कूल नहीं भेजते हैं किसी भी अपने बेटे को, बच्चे को, बच्ची को, तो वो भी क्राइम है। तो ये भी माँ बाप की ड्यूटी है कि अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको स्कूल में एडमिशन कराएं, यानी 8th तक की एजुकेशन आपकी फ्री हो। इसी को बढ़ा करके अभी आगे बात चल रही है कि नर्सरी से शुरू हो जाए। अभी तो 1st to 8th की बात है, 6 से 14 वर्ष, है ना। ये आरटीई के तहत इस बात को कहा गया है कि फ्री भी हो और कंपलसरी भी हो। टेस्ट नहीं लेगा कोई भी स्कूल, ऐसे ही एडमिशन मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज है, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए वो 6 से 18 वर्ष है इसकी एज। जो डिसेबल्ड लोगों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो 6 से 18 वर्ष है। अच्छा, एज एप्रोप्रिएट आपको क्या करना है? एडमिशन देना है। यदि 6 साल में कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं आ पाया और वो 8 साल में आता है, तो आप उसको 3rd क्लास में डायरेक्ट एडमिशन दिलाएंगे। ऐसा नहीं है वो 8 साल की उम्र में आया तो फर्स्ट क्लास में करोगे। एज एप्रोप्रिएट, होमोजीनियस बना दिया इसने क्लासरूम को एज के अकॉर्डिंग। और आरटीई फोकस करता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे, और इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस करता है इक्वालिटी और इक्विटी पे, समता और समानता पे। ठीक है, नाम ले लो कभी, पता नहीं कौन कह रहा है, निकल गया। ठीक है, बात आगे बढ़ जाए। यार नाम आज तो इनका लेके ही रहूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। अंजलि द्विवेदी, यार इतना गुस्सा मत करो, 250 ग्राम खून फूक गया होगा आपको तो। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजों को हटाया गया कि एक तो आप पनिशमेंट नहीं दोगे बच्चे को, ये जो मुर्गा मुर्गी बनाना है ये नहीं चलेगा, ना तो आंखें दिखाओगे ना ही मुर्गा मुर्गी बनाओगे, ना तो मेंटल ना तो फिजिकल। कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है, कॉर्पोरल पनिशमेंट आप नहीं दोगे, नो मुर्गा मुर्गी बनाना। ठीक, फिर है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा एज के अकॉर्डिंग बच्चे का। कैपिटेशन फी नहीं लगेगी एडमिशन की, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में है। प्राइवेट स्कूल्स में 25% इस चीज को लेकर के वो है आरक्षण कि 25% आरटीई में जो वो है, वो कैटेगरीज जो क्या कहेंगे आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, उनको भी कोटा है 25% का प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन, या वैसे भी इन जनरल। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, जिन स्कूल्स को रिकॉग्निशन नहीं, हाँ बीपीएल वालों को 25% का कोटा है आरटीई में, प्राइवेट स्कूल्स के तहत भी। और गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री पढ़ेंगे 6 से 14 वर्ष, और कंपलसरी भी है। कितने दिन स्कूल खुलना चाहिए? तो 200 वर्किंग दिन होने चाहिए, 200 डेज एक साल में प्राथमिक यानी 1st to 5th प्राइमरी स्कूल खुलना चाहिए, और 220 दिन एलिमेंट्री स्कूल यानी 6th to 8th का स्कूल खुलना चाहिए। प्राइमरी 1st to 5th, 6th to 8th एलिमेंट्री, 9th 10th सेकेंडरी, 11th 12th सीनियर सेकेंडरी। 1st to 5th का टीचर पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर कहलाएगा, 6th to 10th का टीचर टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहलाएगा, और पीजीटी 11th 12th का जो लेक्चरर है उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक, आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल आवर्स, ये कभी कभी पूछ लेता है कितने घंटे पढ़ाई हो, तो हम कहेंगे कि 800 घंटे एक साल में प्राइमरी स्कूल के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। 200 दिन खुलना चाहिए स्कूल और 800 घंटे, 1000 घंटे 6th to 8th के लिए। इतनी बात सभी को याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम लेते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं होगा नाम लेने से। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर, एक हफ्ते में, देखो ये क्वेश्चन D2+ में भी पूछा हुआ है कई बार, 45 घंटे एक हफ्ते में टीचर को काम करना है। 45 घंटे आपके 6 से 7 दिनों के अंदर, है ना, 6 दिन खुलता है स्कूल, तो 7 साढ़े 6 7 8 घंटे के बीच में काम करेगा टीचर दिन का। इसमें प्रेपरेटरी आवर्स भी हैं, देखो कितने मजे हैं कितने मजे हैं। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, देखो एक बार, खैर मैं तो मजाक कर रही हूँ। 45 आवर्स जिसमें आपका लेसन प्लानिंग भी इसी में आ जाएगी,
लेसन प्लानिंग भी इसी के अंदर आ जाएगी 45 आवर्स के अंदर ही, ठीक है। और प्राइवेट वाले तो बैंड बजा के रखते हैं, ये तो गवर्नमेंट में है। वैसे आजकल बहुत काम है सभी जगह पे, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ जो है ये 4th नंबर का एनसीएफ है, 1975 में आया पहली बार। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, 1975 में आया पहली बार, फिर 1988 में, ईयर 2000 एंड ईयर 2005। तो 4 एनसीएफ आ चुके हैं अभी तक, और नया भी आने ही वाला है। 1975 में आया, ठीक, 88 में आया, ईयर 2000 में आया, और 2005 वाले को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 को ही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। नाम लेने की बात मत करो, पढ़ लो। ये जो एनसीएफ को कब बेस बनाया गया था, वो 1986 से 92 के टाइम पे 1992 में एक फोकस ग्रुप डिस्कशन हुआ था, जिसमें यशपाल, प्रोफेसर यशपाल के अंडर एक रिपोर्ट थी जो आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। इस चीज को ध्यान में रखा गया, शिक्षा बिना बोझ के, यानी बच्चों को थोड़ा आजादी दी जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे से भारी उसका बस्ता हो, जो कि आज भी कहीं कहीं होता ही है। तो शिक्षा बिना बोझ के, यानी बच्चे पे बर्डन ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक। तो 5 चीजें हैं जो आपको एनसीएफ के बारे में याद रखनी है, जो इसकी गाइडलाइंस है मुख्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये लास्ट है वैसे, बट 1-2 टॉपिक्स आपके बीच में जो हमने मिस किए थे उनको हम यहाँ पे अभी करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिव्स, तो पहला है रोट लर्निंग से रियल लाइफ लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रटने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता एनसीएफ, ये बात आप याद रखेंगे। जो बच्चे के स्कूल में जो वो क्लासरूम में सीखता है ना, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो, रियल लाइफ से कनेक्ट करो। उतना ही कंफर्टेबल उसे स्कूल में फील हो जितना वो घर में फील करता है। तीसरी बात है टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग, मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाना, एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाना। ऐसा नहीं कि बच्चों के अंदर डर भरा रहे पेपर को लेकर के, जैसे आपके अंदर है ना। फिर है टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। आप करिकुलम को एनरिच्ड बनाएं और अच्छा बनाएं, उसमें एक्टिविटी डालें सारी, ताकि टेक्स्ट बुक से बाहर जा सके। फिर है नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन दी डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। अच्छा, जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट लिए हो इंस्टाग्राम टैग करना, मैं देखूंगी एक बार। न्यूट्रिंग, या फेसबुक पेज पे भी न्यूट्रिंग कह रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या मुझे। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स, मतलब बेसिकली जो हमारी डेमोक्रेसी है, सबको बोलने की आजादी है, एक ऐसा इंडिविजुअल तैयार हो जो अपने आप में सुन सके, समझ सके, टॉलरेंट हो और देश के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बात आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 गाइडलाइंस को याद रखोगे तो एनसीएफ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अगर आपने इनको ढंग से समझ